हेलो बच्चों, वेलकम टू तप्स कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राइट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? पॉल साइंस में हम पढ़ रहे थे राइट्स से। तो हम राइट चैप्टर पढ़ रहे थे, तब हमने क्या क्या बातें कर ली? हमने बात कर ली थी व्हाट आर दी राइट्स। हाँ, ये बता दिया था ना व्हाट आर दी राइट्स। तब मैंने बताया था, क्या बताया था कि राइट्स क्या होते हैं? बताया था राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम। राइट्स क्या होते थे? जस्टिफाइड क्लेम्स होते थे। बताया था ना कि राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम्स। इसके आगे क्या बताया था मैंने कि ये किसके क्लेम्स होते हैं? पर्सन्स के होते हैं। किसके क्लेम्स होते हैं? पर्सन्स के होते हैं या इंडिविजुअल्स के? ठीक है, पर्सन्स या इंडिविजुअल्स यहाँ के। राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम्स ऑफ पर्सन्स। ठीक है, और ध्यान में रखना कि ये क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड बाय। रिकॉग्नाइज का मतलब भी बताया था कि मान्यता प्राप्त है। इसके द्वारा सोसाइटी। फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन और ऐड की थी, एंड सैंक्शनड बाय लॉ की भी सहमति उसको होनी चाहिए, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी। ये ध्यान में रखो। तो हमने ये पढ़ा था राइट्स के बारे में कि राइट्स ये होते। फिर हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं कि राइट्स के बारे में और हमने चीजें देखी थी कि राइट्स के थ्रू हम क्या कहते हैं कि हम अपने क्लेम्स को पा सकते हैं। राइट्स के थ्रू हम अपने क्लेम्स को पा सकते हैं। फिर हमने ये समझा था कि कौन कौन से राइट्स यूनिवर्सल नेचर। फिर हमने ये समझा था कि कौन कौन से राइट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल नेचर है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि कुछ राइट्स होते हैं जो यूनिवर्सल नेचर है। जैसे यूनिवर्सल नेचर वाले राइट्स के बारे में तो हमने पढ़ा था, वो कौन कौन से थे? यूनिवर्सल नेचर वाले कौन कौन से थे? सबसे पहला था राइट टू लाइवलीहुड। हाँ, इंसान कहीं का भी हो, उसको जीवन जीने के लिए जरूरी है ये सारी चीजें। तो राइट टू लाइवलीहुड पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ये भी बहुत जरूरी है। बेसिक राइट्स मतलब इतना बेसिक है कि क्या कहते हैं कि ये सबके लिए जरूरी है, पूरी दुनिया। अब फिर क्या कहते हैं कि एक और हमने पढ़ा था राइट टू एजुकेशन। ये सब थे यूनिवर्सल नेचर में भी थे। इतनी बातें हमने पढ़ी थी पिछली बार में। फिर हमने बताया था कि क्या कहते हैं कि राइट्स को हम क्या कहते हैं कि राइट्स का इम्पोर्टेंस पढ़ लिया था कि राइट्स का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। जब हमने राइट्स के इम्पोर्टेंस पढ़े थे, इम्पोर्टेंस ऑफ राइट, तो इम्पोर्टेंस, हाँ, तो फिर हमने बताया था कि राइट्स के क्या इम्पोर्टेंस है। चलो इसको हटाओ यहाँ से। इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स हमने पढ़ा। इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था बताओ? इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स में हमने पढ़ा था कि ये क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट। ठीक है, ये कहते हैं कि ये क्या होता है? नेसेसरी फॉर ऑल वेलबींग। नेसेसरी फॉर ऑल वेलबींग, हमारे वेलबींग के लिए जरूरी है। फिर क्या बताया था? फिर बताया था कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इसकी वजह से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि अपने आप को डेवलप कर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स आर टैलेंट एंड स्किल्स। टैलेंट एंड स्किल्स को डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? राइट टू एजुकेशन। हाँ, टैलेंट एंड स्किल्स के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? राइट टू एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और क्या बनाती है ये? क्या कहते हैं कि टू मेक अस क्रिएटिव एंड ओरिजिनल। ये हमें और क्या करती है? इम्पोर्टेंस क्या है कि ये राइट्स जो होते हैं हमें क्रिएटिव और ओरिजिनल बनाते हैं। राइट जो होते हैं वो हमें क्रिएटिव और ओरिजिनल से बनाते हैं। ठीक है, हाँ, फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी।
रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट एंड, या ऐसे लिख दो, टू लीड, हाँ, रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। तो ये क्या थे, इम्पोर्टेंट, ऐसे चार पांच इम्पोर्टेंस हमने बात कर रहे थे। और हमने बता रखा था कि राइट्स कब नहीं होंगे, जैसे कोई स्मोकिंग करना चाहता तो हमने बताया था कि ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट। क्या सारे के सारे क्लेम्स राइट्स हैं क्या? नहीं, सारे के सारे क्लेम्स राइट नहीं है, राइट्स नहीं है। कुछ ऐसे भी क्लेम्स होते हैं जो कि कहते हैं कि जरूरी तो होते हैं, बट के कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे जरूरी के लिए हो, वो सबके जरूरी के लिए नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। और राइट्स किस लिए जरूरी है? टू मेंटेन द डेमोक्रेसी, ये भी बताया था। राइट्स का एक इंपॉर्टेंस, पांचवा इंपॉर्टेंस एक और लिख लेते हैं, टू मेंटेन द डेमोक्रेसी। पांचवा इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन और टू डेवलप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गवर्नेंस लिख दो, गवर्नेंस। ठीक है, डेमोक्रेसी को बनाए रखना है तब भी आपको राइट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी बातें हमने पढ़ रखी। फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन आया था कि राइट्स कहाँ से आते हैं। फिर हमारे सामने एक क्वेश्चन आया था कि वेयर डू, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया था, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। तो यहाँ पे जब हमने पढ़ा तो वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, तो इसमें याद करो तो हमने क्या बताया था, दो, एक था ओल्ड पर्सपेक्टिव, ओल्ड पर्सपेक्टिव, या हाँ क्लासिकल पर्सपेक्टिव समझ लो इसको, मैं तो ऐसा इसका नाम दे रहा हूँ क्लासिकल, पहले के जो लोग, पर्सपेक्टिव। इसमें क्या था, क्लासिकल पर्सपेक्टिव में क्या है भैया, तो जैसा कि मैंने बताया था, जो 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी के जो पॉलिटिकल थिंकर्स, उनका मानना था कि जो राइट्स हमें मिले हैं वो किसने दिए हैं, नेचर ने। राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड नेचर और गॉड। अब क्योंकि नेचर और गॉड के द्वारा दिए गए हैं, अब समझना, यहाँ समझने वाली बात यही है कि क्योंकि, तो हाँ इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, तो यानी कि इन्हें क्या बोला गया, नेचुरल राइट, इन्हें क्या बोला गया, नेचुरल राइट। तो यानी कि राइट्स कहाँ से हैं, इन्होंने बोला कि नेचर और गॉड से दिए गए हुए हैं। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल राइट्स, इन्हें क्या बोला गया, नेचुरल राइट्स। अब ये जो नेचुरल राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट्स में मैंने तीन पढ़ाए थे, नेचुरल राइट्स में तीन पढ़ाए थे, कौन कौन से पढ़ाए थे? हाँ, नेचुरल राइट्स में जो हमने पढ़ाए थे, इसमें क्या क्या पढ़ाया था, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फिर क्या बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये तीन चीजें हमने पढ़ा रखी। ओके, फिर इसके बाद में इतनी चीजें हमने क्या कहते हैं कि बता रखी थी कि नेचर। अब क्योंकि यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंस भी है, वो भी समझ लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि अगर अब बताया गया कि कोई भी राइट नेचर से लिया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है, हाँ नेचुरल राइट का सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी पर्सन हमसे हमारे राइट्स नहीं छीन सकता, कोई भी पर्सन हमारे हमारे राइट्स नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि नो वन कैन, नो वन कैन टेक अस, टेक, हाँ, टेक अवे आर राइट्स, टेक अवे आर राइट्स फ्रॉम अस, बिकॉज राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, नॉट राइट्स आर प्रोवाइडेड
बाई नेचर, नॉट एनी ह्यूमन, नॉट बाई एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इंडिविजुअल ने नहीं दिया है, ना तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें राइट दी। मतलब कि हमें क्या कहते हैं कि ये राइट्स दी हैं, इसलिए वो लोग हमसे क्या कहते हैं कि छीन नहीं सकते, ये हमसे छीन नहीं सकते। तो यानी कि एक आर्बिट्रेरी पावर जो आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट अगर अपनी आर्बिट्रेरी पावर लगा रही है, अपना मनमानी पावर लगा रही है, हाँ, हमारे राइट्स को छीनने में, तो उसको क्या कहते हैं कि अपोज करती है ये नेचुरल राइट। फिर हमने पढ़ा था, दूसरा बताया था कि जो मॉडर्न थिंकर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं। मॉडर्न थिंकर्स होते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स क्या सोचते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स सोचते हैं कि, ये सब हमने जस्ट रिकैप करा रहा हूँ क्योंकि हमने ये सब पीछे पिछली वाली वीडियो में पढ़ रखा था। ओके, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं कि जो राइट्स हैं वो एक्चुअल में कहाँ से जनरेट हुए हैं, ह्यूमन राइट्स। कहाँ से हैं, इन्होंने ह्यूमन राइट्स को मानते हैं। उनका ये मानना है कि वो लोग मानते हैं, वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें नेचर ने दिया है या गॉड ने दिया है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स मतलब कि उन्होंने कॉन्सेप्ट किसका जोड़ दिया, ह्यूमन राइट्स पे। और इन्होंने कहा कि जो इंसान है, इंसान ने क्या कहते हैं कि खुद अपने लिए क्या कहते हैं कि अपने अच्छी लाइफ को जीने के लिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्होंने अपनी अच्छी लाइफ को जीने के लिए, उन्होंने अपनी अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए वो इस मुद्दे पे पहुंचे कि उनको कुछ राइट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी को बोल दिया गया ह्यूमन राइट्स बोल दिया। तो यानी कि यहाँ पे बात किया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये बताता है कि राइट्स आर गारंटीज। ये बोला गया कि जो राइट्स होते हैं वो गारंटीज होते हैं दैट ह्यूमन बीइंग themselves, हाँ, दैट ह्यूमन बीइंग themselves arrive at, मतलब कि राइट्स जो होते हैं वो गारंटीज होते हैं, राइट्स वो गारंटीज होते हैं जहां पे ह्यूमन खुद पहुंचा, जहां पे ह्यूमन खुद पहुंचा किस लिए, एट टू इन ऑर्डर टू लीड, इन ऑर्डर टू लीड अ गुड लाइफ। ठीक है, तो राइट्स क्या होते हैं, राइट्स वो गारंटीज होते हैं, राइट्स वो गारंटीज होते हैं जहां पे मतलब कि जहां पे ह्यूमंस खुद पहुंचे अपने अच्छी लाइफ को जीने के लिए, अपने अच्छी लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, ये जो ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट बना है, अब तो यानी कि कुल मिलाकर के अब हमें क्या कहते हैं कि मतलब कि हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में पढ़ लिया था, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में और चीजें बता देना चाहता हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया था ह्यूमन राइट्स का, इसमें जैसा कि इस कॉन्सेप्ट में बताया गया कि ऑल आर इक्वल, ऑल आर यूनिक, सारे के सारे पर्सन क्या हैं, यूनिक एंड एंड इक्वली वैल्यूएबल, और सबकी वैल्यू क्या है, इक्वल। तो इससे क्या होगा, जब इक्वली वैल्यूएबल हो गया तो इससे क्या होगा कि सारे के सारे का रेस्पेक्ट किया जाएगा, हर एक पर्सन की वैल्यू। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, या किसी का क्या कहते हैं कि स्लेव नहीं बन सकता इंसान, मतलब कोई किसी का दास नहीं बन सकता। स्लेव का मतलब क्या होता है, दास होना। तो यहाँ पे इसकी वजह से, इन ह्यूमन राइट्स की वजह से स्लेवरी वगैरह खत्म हो गई, इन्हीं ह्यूमन राइट्स की वजह से स्लेवरी वगैरह की क्या कहते हैं, खत्म हो गई। यानी कि ये लोगों की इंट्रिंसिक वैल्यू पे काम करता है। किसकी बात करता है, कि हर एक वैल्यू के इंट्रिंसिक वैल्यू पे काम करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो यानी कि अगर हर पर्सन के पास में क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ एबिलिटी है, यानी कि हर पर्सन के पास में एबिलिटी है, यानी कि उसके पास में क्या होनी चाहिए, उसके पास में क्या कहते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है, होनी चाहिए। हर पर्सन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, या हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी है, यानी कि उसके लिए उस हर पर्सन को कुछ ना कुछ, मतलब कि हर पर्सन के ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, या अपने आप को चीजों को एक्सप्रेस कर सके। फिर इसके बाद में मैंने बताया था कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का यूज किन किन लोगों ने किया, इनका यूज किया ऑप्रेस्ड पीपल, ऑप्रेस्ड जिनको सताया गया है वो उन्होंने यूज किया। ये जो ह्यूमन राइट्स वाले कॉन्सेप्ट हैं, इनको ऑप्रेस्ड पीपल ने यूज किया
ताकि वो अपने आप को फॉर द इंक्लूजन इन द सोसाइटी। हाँ, जो लोग सताए हुए लोग हैं जिनको समाज से बाहर कर दिया गया है कुछ राइट्स के बेसिस पे, तो उन्होंने उन राइट्स के अपोज करने के लिए, उन राइट्स का अपोज करने के लिए, हाँ हाँ, उन राइट्स का अपोज किया और अपने आप को क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को किसमें क्या कहते हैं कि सोसाइटी में इंक्लूड करा है। तो ये सारी चीजें ह्यूमन राइट्स का यूज किया है। तो सर, तो समझते हैं थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। यानी कि हमें इतना हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा था, इतना हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा था। तो अभी देखते हैं ह्यूमन राइट्स क्या है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, अकॉर्डिंग टू यूएन, तो ध्यान रखना कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ओके। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग क्या है। ह्यूमन राइट्स आर, ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। क्या है ये, इनहेरेंट है ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेशन। तो यूएन क्या कहती है कि, यूएन कहती है कि भैया देखो, ह्यूमन राइट्स क्या है, ऐसे राइट्स हैं जो इनहेरेंट होते हैं, जो इनहेरेंट होते हैं किसके अंदर में। तो जब कल पेपर में आया डिफाइन ह्यूमन राइट, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि पूरा आप लिख सकते हैं कि भैया राइट्स वो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, चाहे चाहे वो के सारे ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं। वो कहीं के भी हो, चाहे वो कहीं के भी, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी सेक्स को हो, किसी भी देश के हो, किसी भी ग्रुप के हो, किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, हाँ, उनका धर्म कोई भी हो, वो सब लोगों को ये लाइफ मिल रही है। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें है, जैसे ह्यूमन राइट्स में एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं देख लेना। राइट टू लाइफ, ह्यूमन राइट्स में भी कौन कौन से आ रहे हैं, राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, स्लेवरी एंड टॉर्चर से मतलब दूर करना भी एक, इससे भी आजादी मिलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, ये नहीं जिसको हमने बोला था फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, चाहे आप इसको ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन बोलो, थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सब क्या है, एक प्रकार से ये ह्यूमन राइट्स ही है, एक प्रकार से ये क्या है, ह्यूमन राइट्स है। ऐसे बहुत सारे हैं, राइट टू एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें आ रही हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, ये सब हमने पढ़ा था कि ह्यूमन राइट्स क्या है, ठीक है। और ये किस बेसिस पे होते हैं, ये बेसिक राइट्स किस बेसिस पे आई है, किस बेसिस पे आई है कि लोगों को क्या होना चाहिए, डिग्निटी, फेयरनेस, इक्वलिटी, रेस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस, सबको आजादी होनी चाहिए। ये सारी बातें हमने की थी कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि हर पर्सन को, ये ऐसे राइट्स होते हैं जो हर पर्सन से बिलोंग करते हैं, ऐसे राइट्स होते हैं। तो अच्छा, ह्यूमन राइट्स बना कैसे हो, ह्यूमन राइट्स जब बनाया गया ड्यू टू एक्सपेंशन, इसकी वजह से बना था एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन किया जाने लगा, एक्सपेंशन ऑफ लीगल राइट्स, लीगल राइट्स को जब एक्सपेंड किया जाने लगा धीरे 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 धीरे, लीगल राइट्स जब ये धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगे, तब बन जाते हैं ह्यूमन राइट्स, बन जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना ह्यूमन राइट्स में, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट वाले भी उसमें इंक्लूड होंगे, उसके अलावा भी है, ठीक है। केवल केवल उसमें फंडामेंटल राइट ही नहीं है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ रखा था। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो हमें जहाँ से स्टार्ट करना था इस वीडियो में, स्टार्ट करना था लीगल राइट्स एंड स्टेट। जब हम बात करते हैं लीगल राइट्स एंड स्टेट की, तो समझने वाली बात क्या है कि लीगल राइट्स कौन से राइट्स हैं। लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो सैंक्शन बाई लॉ होते हैं, ठीक है। लीगल राइट्स आर द राइट्स सैंक्शन बाई लॉ।
क्या? लीगल राइट्स। जब हम बात करते हैं लीगल राइट्स की, जब हम बात करते हैं लीगल राइट्स की, तो लीगल राइट्स आर दोज राइट्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि लीगल राइट्स क्या होते हैं। लीगल राइट्स, दीज आर द राइट्स which are sanctioned by the law or constitution। ठीक है, तो यानी कि ये होते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स वो होते हैं, तो अभी तक जितने भी हमने पढ़े, अच्छा सोचने वाली बात ये है कि अभी तक हम क्या पढ़े थे? ह्यूमन राइट्स। जब हम ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे हैं तो समझना, ह्यूमन राइट्स कितना सक्सेसफुल होगा। जो ह्यूमन राइट्स बनाया गया, जो ह्यूमन राइट्स बनाया गया, ये कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं, ये किस बात पर डिपेंड करता है? इस बात पर डिपेंड करता है कि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हाँ, तो ये ह्यूमन राइट्स जो भी बनाया गया, जो ह्यूमन राइट्स की जो अपील है, जो ह्यूमन राइट्स की जो अपील है, वो कितना ज्यादा, हाँ, चाहे जितना उसको अपील किया जाए ह्यूमन राइट्स को लेकर के, लेकिन उसका जो सक्सेसफुल है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि कितना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ। क्या मैंने बताया कि जो ह्यूमन राइट्स का जो भी ह्यूमन राइट्स किसी भी देश में, ह्यूमन राइट्स कितना सक्सेस है, ह्यूमन राइट्स का सक्सेस जो है वो किस बात पर डिपेंड करता है? ह्यूमन राइट्स का सक्सेस जो है किसी भी देश में, ह्यूमन राइट्स का सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि कि वहाँ की गवर्नमेंट, और क्या कहते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट, उस देश की गवर्नमेंट, या क्या कहते हैं कि कहीं की भी जो गवर्नमेंट होगी, और उसके साथ साथ में वहाँ का जो लॉ है, वो कितना ज्यादा उसको क्या कहते हैं कि अलाउ करता है, उस राइट्स को लिए क्या कहते हैं कि कितनी चीजें कर रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि भैया एक मतलब कि इस बात पे सक्सेस उसका डिपेंड होता है, किस बात पे डिपेंड होता है कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है उस ह्यूमन राइट्स के लिए, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, ये सारे। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया कि अगर हमें क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स को सक्सेस बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सपोर्ट किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का। अब याद करो तो, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, याद करो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सबसे मेन चीज जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये तो आपको पता ही होगा, पार्ट नंबर 3। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट है, उसमें पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हाँ, लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको सरकार हमसे क्या कहते हैं कि छीन नहीं सकती, नॉर्मल परिस्थितियों में सरकार हमसे क्या कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकती। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल ऑफ राइट्स, ध्यान में रख लेना। बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स सेम, बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स सेम। ठीक है, इसका मतलब अलग मत समझना। बिल ऑफ राइट्स सेम होते हैं एज ए फंडामेंटल राइट, ओके, ये दोनों चीजें सेम ही है। बस बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में बोला गया, हमारे यहाँ क्या बोला गया इसी चीज को? हमारे यहाँ इसी चीज को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ओके, दोनों सेम ही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ बिल ऑफ राइट एनश्राइंड, एनश्राइंड का मतलब होता है कि लिखा हुआ है, समझ लो एक प्रकार से। वैसा तो होता है उद्धृत, उद्धृत का मतलब आपको समझ आया या ना समझ आया, इसका मतलब है लिखा हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज। देखो, बिल ऑफ राइट्स को क्या किया गया, बिल ऑफ राइट्स को लगभग लगभग सारे कंट्रीज में, लगभग लगभग सारे कंट्रीज में क्या कहते हैं कि बिल ऑफ राइट्स को क्या किया गया, हाँ, इंक्लूड कर लिए गए, बिल ऑफ राइट्स को इंक्लूड कर लिया उनके हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में। लगभग लगभग सारे देशों के जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, जिन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिख रखे हैं, जिन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन रख रखे हैं, उसमें लगभग लगभग देशों ने क्या किया है कि बिल ऑफ राइट्स को इंक्लूड कर रखा है। यानी कि बिल ऑफ राइट्स कहाँ पे मेंशन होते हैं? बिल ऑफ राइट्स जो मेंशन होते हैं ज्यादातर देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, कहाँ पे मेंशन होते हैं? ज्यादातर देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सबसे पहला चीज तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश में, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ होता है क्या किसी भी देश में? कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ होता है क्या? तो नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये हाईएस्ट लैंड ऑफ द, हाईएस्ट, हाईएस्ट लॉ
और दी लैंड। हाँ, हमें पता है कि जो क्या कहते हैं कि हमें पता है कि ये क्या होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड होता है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा लॉ कौन सा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि जो लॉ होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। इससे बड़ा कोई लॉ नहीं है। इससे बड़ा कोई लॉ होता है क्या, नहीं। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि यानी कि हमारे बात में समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोचो, अगर जिस चीज को, क्योंकि सबसे बड़ा लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। सोचने वाली बात क्या है कि किसी भी जगह पे सबसे बड़ा लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बताया हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। मैं तो आपको समझ में अब मुझे बताओ, जिस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन सहमति दे दे, जिस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन सहमति दे दी, इसका मतलब सब कुछ सही है। हाँ, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं कि जितने भी राइट्स होते हैं, जितने भी राइट्स होते हैं, हाँ, जितने भी राइट्स होते हैं, हाँ, ये क्या कहते हैं कि, यानी कि क्या कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा, अगर राइट्स जो है, राइट्स, राइट्स, इफ राइट्स आर एबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को वो मान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि दीज राइट्स आर प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी कि ये राइट्स क्या है, बहुत जरूरी है। यानी कि ये राइट्स क्या है, बहुत जरूरी है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस। यानी कि ऐसे राइट्स ऐसे राइट्स जो क्या कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे होंगे, यानी कि उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि उनकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, हमारे देश में जैसे कि हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमें मिले हैं, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे काम से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है, पार्ट नंबर 3 में मेंशन है। अब ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, याद करो कि जितनी भी मतलब कि फंडामेंटल राइट्स, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी। अब समझने वाली बात क्या है कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यानी कि ये ऐसे राइट्स होते हैं, ये ऐसे राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट को बताते हैं, ये ऐसे राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट को बताते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना है, क्या नहीं करना। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट को बताते हैं कि आपको ये नहीं करना है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट इनको हमसे नॉर्मल परिस्थितियों में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट हमसे ये सारी चीजें हमसे, ये जो फंडामेंटल राइट्स में जो जो चीजें भी मेंशन होगी वो हमसे छीन नहीं सकती गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इतना बात तो समझ में है। तो क्या केवल और केवल जो राइट्स होंगी, क्या केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स होंगी, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। जो फंडामेंटल नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी कुछ ऐसे हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं फंडामेंटल राइट, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है एकदम प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, इतना बेसिक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बात बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यानी कि इन चीजों को, जो फंडामेंटल राइट होते हैं उसको हमसे गवर्नमेंट छीन नहीं सकती। ठीक है, यानी कि जितने भी वहां पे लॉ एंड पॉलिसीज होंगी, हाँ, जितने भी लॉ होंगे या गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, किसी भी देश की, किसी भी देश की जो लॉ और गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी, वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू दियर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दियर कॉन्स्टिट्यूशन। अब यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होंगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि वो वहाँ के फंडामेंटल राइट्स को, ये वो वहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स के को मतलब कि इनको प्रोटेक्ट करेंगी। जब वो अपने क्या कहते हैं कि, जब वो क्या कहते हैं अपने लॉ बना रहे होंगे, जब वो अपने लॉ बना रहे होंगे या जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, वो हमेशा ये ध्यान में रखेंगी कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स, कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को तो कोई हानि तो नहीं हो रही है, कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो लॉ बनाए जाते हैं, लॉ एंड पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कोई हार्म ना करे, कोई लोगों के फंडामेंटल राइट को कोई अफेक्ट ना करे। तो ऐसा है। तो ठीक है, जितने भी अदर लॉ एंड पॉलिसीज आर सपोज टू बी रेस्पेक्ट द राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी राइट्स, जितने भी पॉलिसीज होंगी, जितनी भी पॉलिसीज वगैरह होंगी, वो हमेशा ये ध्यान में रखेंगी कि गवर्नमेंट के जितने भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करें, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है या चाहे फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट ना करें।
तो इस प्रकार से क्या कहते हैं कि लॉ को बनाया जाता है। यानी कि आपको समझ में आ गया कि जो, यानी कि एक प्रकार से जो कहते हैं कि ये लीगल राइट्स होता है, एक प्रकार से क्या होते हैं लीगल राइट, क्योंकि लॉ को जो फॉलो कर रहा है, लॉ को साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो कर रहा है, ये द राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी, हाँ, दोज विच आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिक इंपॉर्टेंस। जैसा कि हमने बताया ही था कि कॉन्स्टिट्यूशन में वही राइट्स तो मेंशन किए जाएंगे। अब सोचो क्या कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक ही तो है। अब सोचो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सारी की सारी राइट्स को मेंशन किया जा सकता है, क्या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी की जितनी राइट्स होंगी उनको मेंशन किया जा सकता है क्या? नहीं, नहीं मेंशन किया जा सकता ना। तो हम उसमें हमेशा वही राइट्स मेंशन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में वही राइट्स मेंशन किया जाता है जो बेसिक इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, जो बेसिक इंपॉर्टेंस के लिए हैं। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा क्या, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब आपको भी पता है कि एकदम बेसिक राइट्स होते हैं, जो बुनियाद। हाँ, फंडामेंटल का मतलब ही होता है बुनियादी। यानी कि वही राइट्स इंक्लूड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, बेसिक इंपॉर्टेंस इनका हो। हालांकि और भी राइट्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक एकदम बेसिक होंगे लोगों के जीवन जीने के लिए, वही राइट्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इन सम केसेस दीज में बी सप्लीमेंटेड। सप्लीमेंटेड का मतलब होता है कि इसके साथ में और चीजें, इसके साथ में और क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती है। क्लेम्स which gain importance because of particular history। तो देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो राइट्स हैं, सबसे पहला तो हमने बता दिया कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अबाइड होना चाहिए। सबसे पहला चीज हमने बता दी है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या होना चाहिए, अबाइड होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के को फॉलो करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये भी चीजें होती हैं कि कभी कभी ऐसे भी चीजें हैं कि जो, हाँ, जो उसको भी और चीजों को उल्लेख करने वाली चीजें होती है। जैसे कुछ ऐसे क्लेम्स होते हैं जो किसी देश के पर्टिकुलर हिस्ट्री और, हाँ, कस्टम ऑफ द कंट्री के बेसिस पे है। ठीक है, किसी भी देश के, जैसे क्या कहते हैं कि सीधी सी बात बता रहा हूँ कि कुछ लॉ ऐसे होते हैं, कुछ और लॉ ऐसे होते हैं जो उस देश की पर्टिकुलर हिस्ट्री और कस्टम के बारे में शो करते हैं। कुछ लॉ ऐसे भी होते हैं, कुछ लॉ ऐसे भी होते हैं जो उस देश की पर्टिकुलर हिस्ट्री और कस्टम के बारे में दिखाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया बेसिक इंपॉर्टेंस, तो ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंस के अलावा भी मैंने बताया कि ये बेसिक इंपॉर्टेंस तो होते ही है, तो यानी कि बेसिक इंपॉर्टेंस दिखाते हैं कि जो लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, या राइट्स होते हैं, वो बेसिक इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी जो राइट्स होते हैं, राइट्स जो होते हैं वो वहाँ की हिस्ट्री को भी दिखाते हैं, राइट्स वहाँ के हिस्ट्री को भी दिखाते हैं। राइट्स कभी कभी किसी भी देश के हिस्ट्री को भी दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में पहले क्या था, हाँ, इंडिया में क्या था, अनटचेबिलिटी। इंडिया में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया। हाँ, बहुत ज्यादा लोग क्या कहते हैं कि, हाँ, एक दूसरे के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते थे। किसकी वजह से? केवल इस वजह से कि रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। इस प्रकार से जितनी भी ऑल टाइप्स ऑफ अनटचेबिलिटी है उनको खत्म किया गया, उनको बैन किया गया। तो यानी कि एक प्रकार से हमारे हमारे हिस्ट्री को ही तो बता रहा है। यानी कि जो लॉ है, जो लॉ बना हुआ है कि क्या कहते हैं कि, हाँ, जो लॉ बना कि, यानी कि आर्टिकल नंबर 17, याद करो आर्टिकल नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को बैन करने की बात करता है। आर्टिकल नंबर 17 जो है वो क्या कहते हैं कि वो ऑल टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी को क्या करता है, बैन करता है। हाँ, अबोलिश करती है ऑल टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, जितने भी टाइप्स होंगे अनटचेबिलिटी। तो यानी कि इससे पता चलता है कि हमारे देश में पहले भी क्या रहा हो, अनटचेबिलिटी रही होगी। इससे पता चलता है कि हमारे देश में पहले क्या रही होगी, अनटचेबिलिटी रही होगी, तभी तो हमने ऐसा लॉ बनाया है। तो यानी कि जो राइट्स होते हैं वो अभी की स्थिति को तो मेंशन करते ही करते हैं। राइट्स जो होते हैं वो अभी की स्थिति को तो मेंशन करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ में वो हिस्टोरिकल चीजों को भी कभी कभी, उस देश के हिस्ट्री को, उस पर्टिकुलर देश के हिस्ट्री को, कस्टम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसे भी लॉ होते हैं जो वहाँ के सोशल प्रैक्टिसेस और, हाँ, और ये कंट्री के द्वारा क्या कहते हैं कि वहां से भी उनको मिला हो। यानी कितनी बात समझ में आई कि क्या कहते हैं कि उनका जनरेशन, जो कुछ लॉ होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, उनका जनरेशन कहाँ से होता है, वहाँ के जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं या वहाँ की हिस्ट्री है उससे उनका जन्म होता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, इतना बात समझ में आ गया होगा। सो important, the legal and constitutional recognition of claims, that several theory define rights as a claim that are recognized by the state। यानी कि यहाँ पे अब बात आ जाती है कि वो राइट्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है जब उनको जब हमने इतनी सी बातें बता दी कि भाई जब क्या होता है कि जैसे ही जो राइट्स हैं, अगर राइट्स को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिकॉग्निशन मिल जाता है। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो अगर जो राइट्स हैं उनको, क्या मैंने बताया, मेरे कहने का मतलब है भैया कि अगर जितने भी राइट्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना रिकॉग्निशन दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाई, जितने भी राइट्स होंगे रिकॉग्नाइज्ड बाई, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्नाइज्ड है एंड लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उन राइट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि उनका एक प्रकार से समझ लो स्पेशल स्टेटस हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? स्पेशल स्टेटस हो जाता है। जो राइट्स किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है? जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के द्वारा अगर वो रिकॉग्नाइज है, तो वो एक प्रकार से समझ लो उनको एक प्रकार से स्पेशल स्टेटस मिल जाता है। इसीलिए याद करो, जब मैंने डेफिनेशन में सबसे डेफिनेशन लिखवाया था शुरू में, तो सबसे लास्ट में लिखवाया था सैंक्शनड बाई लॉ। क्या लिखवाया था? सैंक्शनड बाई। यानी कि जब लॉ ने सैंक्शन कर दिया, लॉ ने उनको सैंक्शन कर दिया, मैंने बताया था राइट्स आर दी जस्टिफाइड क्लेम्स। मैंने बताया था ना, जस्टिफाइड क्लेम्स ऑफ पर्सन। मैंने बताया था कि ये जस्टिफाइड क्लेम्स किसके होते हैं? पर्सन्स के होते हैं, पर्सन्स के होते हैं। अब फिर मैंने बताया था रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड, बताया था ना, एंड सैंक्शनड बाय लॉ। यानी कि लॉ ने जब उनको रिकॉग्नाइज कर दिया, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि लॉ ने उनको रिकॉग्नाइज कर दिया या उनको सैंक्शन कर दिया, तो समझ लो कि क्या कहते हैं कि उस लॉ का क्या कहते हैं कि अलग ही बात हो जाती है। उस लॉ की क्या होती है कि अलग ही वैल्यू हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में है? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट इज द, सो इम्पोर्टेंट इज द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ आवर राइट क्लेम्स। कह रहे हैं कि हमारे क्लेम्स को, यहाँ पे ये बताने की एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे क्लेम्स का, इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कि सो इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है क्या? लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ आवर क्लेम्स, हमारे क्लेम्स को या हमारे दावों को, मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिकॉग्निशन मिल जाता है तो यानी कि, तो इतना इम्पोर्टेंस है ये कि आजकल राइट्स को डिफाइन भी ऐसे किया जाता है। राइट को डिफाइन किया जाता है कि दीज मस्ट बी, हाँ, रिक्वायर्ड। तो यानी कि राइट्स को ऐसे एक प्रकार से ऐसे डिफाइन किया गया, राइट्स को बताया गया कि राइट का डेफिनेशन कैसे बना दिया गया। राइट्स आर दी क्लेम्स, राइट्स आर दी क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय दी स्टेट्स। कह रहे हैं कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इतना इम्पोर्टेंस है, ये बताया जाता है कि जो राइट होते हैं वो क्या होते हैं, किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं? स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं। राइट जो होते हैं वो किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं। द लीगल एंडोर्समेंट सर्टेनली गिव्स आवर राइट्स अ स्पेशल स्टेटस इन सोसाइटी। यानी कि अगर हमारे पास में जो ये लीगल एंडोर्समेंट, यानी कि समाज ने जो मतलब कि कहते हैं ये ये यानी कि लीगल एनफोर्समेंट मतलब होता है कि एक प्रकार से कानूनी मान्यता। ठीक है, यानी कि समाज, कानूनी मान्यता होगी, यानी कि जब लॉ ने उसको मान्यता दे दी, लॉ ने उसको वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब क्या हो? उसको एक स्पेशल स्टेटस हमारे सोसाइटी में मिल जाए। ठीक है, इसको स्पेशल सोसाइटी, स्पेशल स्टेटस मिल जाती है। बट इट इज नॉट द बेसिस ऑन विच द राइट्स आर क्लेम्ड। लेकिन क्या लीगल एंडोर्समेंट मिल जाने से, क्या लीगल एंडोर्समेंट मिल जाने से हम उसको क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। तो देखो, राइट्स को धीरे धीरे, मैंने अभी बताया था कि राइट्स का एक्सपेंशन किया गया, जो लीगल राइट्स होते हैं उनका एक्सपेंशन करते करते हमने क्या बना लिया? ह्यूमन राइट्स ही तो बने। जब लीगल राइट्स को एक्सपेंड करते जाते हैं, लीगल राइट्स को, क्या सारे की सारी चीजें जिनको केवल और केवल कानूनी मान्यता है, क्या हम उन्हीं राइट्स का डिमांड करते हैं क्या? नहीं। अभी तो हमने बात किया था ह्यूमन राइट्स में, ह्यूमन राइट्स में सारे के, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे राइट्स जो मतलब कि क्या कहते हैं कि मेंशन्ड है लॉ में वही है। ह्यूमन राइट्स में वो भी लॉ है जो मेंशन्ड है नहीं, मेंशन्ड भी है, और वो भी चीजें हैं जो नहीं भी मेंशन्ड है।
इसलिए केवल और केवल ये समझ लेना कि केवल और केवल स्टेट्स के द्वारा अगर रिकॉग्नाइज है तभी उसका डिमांड हो सकता है या उसको माना जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान में रखने वाली बात है कि राइट्स हैव स्टीडली बीन एक्सपैंडेड। राइट्स को एक्सपैंड किया गया, जैसे मैंने बताया कि जब लीगल राइट को एक्सपैंड करते जाते हैं, लीगल राइट्स जो हैं इनको एक्सपैंड करते करते, लीगल राइट्स को एक्सपैंड करते करते हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं? लीगल राइट्स को एक्सपैंड करते करते हम पहुंच भी चुके हैं, लीगल राइट्स को एक्सपैंड करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं, क्या कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स में। ह्यूमन राइट्स में वो चीजें भी हैं जो लीगल तो है ही, मतलब कि जो लॉ के द्वारा है, लॉ के द्वारा अबाइड है, लेकिन कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो लॉ में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, फिर भी क्या कहते हैं कि उनकी भी डिमांड ह्यूमन राइट्स करती है। ठीक है, यानी कि केवल और केवल ध्यान में रखना कि यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट इट इज नॉट द बेसिस ऑन विच राइट्स आर क्लेम। क्या राइट्स को क्लेम करने के लिए ये जरूरी है कि उनको लीगल एंडोर्समेंट मिले? सीधे सी बात है, नहीं। क्या राइट्स को क्लेम करने के लिए, मैंने सीधा सा बताया, क्वेश्चन यही है कि क्या राइट्स को क्लेम करने के लिए क्या लीगल एंडोर्समेंट जरूरी है? तो नहीं, नहीं। लीगल एंडोर्समेंट मिल गया तो अच्छा बात है, और नहीं तो अभी क्या कहते हैं कि हमें राइट्स, कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको लीगल एंडोर्समेंट नहीं है, फिर भी लोगों के लिए वो नेसेसरी होते हैं, लोगों के लिए जरूरी होते हैं, तो वो ह्यूमन राइट्स में इंक्लूड किए गए थे। यानी कि जैसे जैसे राइट्स को, जो लीगल राइट्स होते हैं उनको एक्सपेंड करते जाओ, और क्या कहते हैं कि उनका री इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जिनको अभी क्या किया जा रहा है, अभी अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी इसी समय भी क्या हो रहा है कि जो राइट्स है ना, राइट्स का क्या किया जा रहा है, राइट्स, जितने भी राइट्स हैं उनको, उनका री इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? री इंटरप्रिटेशन। री इंटरप्रिटेशन का मतलब समझ रहे हैं, उसको फिर से समझने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, री इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, उनका एक्सपेंशन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक्सपेंशन भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ये दोनों चीजें क्यों किया जा रहा है? ये दोनों चीजें इसलिए की जा रही है कि जिन लोगों को समाज में नहीं इंक्लूड किया गया, हाँ, जिन लोगों को समाज में नहीं इंक्लूड किया गया था उनको इंक्लूड किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे पीपल थे जो सोसाइटी में नहीं इंक्लूड थे, थे। अब जब उनको सोसाइटी में इंक्लूड किया जा रहा है, जब उनको सोसाइटी में, हाँ, जो एक्सक्लूडेड पीपल थे, एक्सक्लूडेड का मतलब तो आपको पता ही होगा, एक्सक्लूडेड का मतलब है जो अलग थे। ठीक है, जिनको अलग रखा गया था, एक्सक्लूडेड, जो अलग लोग थे, उनको जब अब इंक्लूड किया जा रहा है, जब उनको सोसाइटी में क्या किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, तब 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 क्या कहते हैं कि जो राइट्स हैं उनका फिर से री इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, उनका क्या कहते हैं कि री इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, और साथ में उन राइट्स का एक्सपेंशन भी किया जा रहा है, उन राइट्स का क्या किया जा रहा है, एक्सपेंशन भी किया जा रहा है। समझ आया ना? किस बेसिस पे उनका हाँ, जितने भी राइट्स हैं उनका क्या कहते हैं कि री इंटरप्रिटेशन का मतलब था उनका फिर से व्याख्या किया जा रहा है, और साथ में उन राइट्स को एक्सपैंड भी किया जा रहा है, किस लिए? ताकि ये जो एक्सक्लूडेड पीपल थे, ये भी सोसाइटी में इंक्लूड होकर के क्या कहते हैं कि ये अपना डिग्निटीफुल, यानी कि डिग्निफाइड लाइफ जी सके, डिग्निफाइड लाइफ जी सके डिग्निफाइड एंड रेस्पेक्टफुल लाइफ जी ली जा सके। वो लोग जिनको समाज से, अभी समाज में इंक्लूड भी नहीं किया गया था, वो लोग भी अपना डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ को जी सके, इसके लिए क्या किया जा रहा है, राइट्स का एक्सपेंशन किया जा रहा है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि अब क्या मैं बताना चाहता था यहाँ पे। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ चुकी हैं। अब आगे थोड़ा सा और आगे चलते, ठीक है। however in the most cases However, in most cases, the claimed rights are directed toward the states. तो देखो, जो राइट्स होते हैं ना, जो क्लेम्ड राइट्स होते हैं वो किधर की ओर होते हैं? क्लेम्ड राइट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि जितने भी राइट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा जो राइट्स होते हैं उनका क्लेम हम किधर करते हैं? स्टेट से करते हैं। कि जैसे हम बात करते हैं जब राइट टू एजुकेशन, जब हम बात करते हैं किसकी? राइट टू एजुकेशन की, जब हम बात कर रहे होते हैं राइट टू एजुकेशन की, तो जब हम बात कर रहे होते हैं राइट टू एजुकेशन की, तब
राइट टू एजुकेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये हम सोचते हैं कि सरकार यानी कि जो स्टेट होगा वो हमें क्या कहते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं कि हम्म, वो हमें अच्छा तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक हम इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाएगी, गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजंस बनाएगी जिसकी वजह से सारे के सारे लोगों को क्या कहते हैं कि सारे के सारे लोगों को हाँ सारे के सारे लोगों को क्या करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि यानी कि जब लोग राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो वो किससे डिमांड करते हैं, डिमांड फ्रॉम द स्टेट, डिमांड फ्रॉम द स्टेट। यानी कि राइट टू एजुकेशन की जब बात की जाती है तो इसका मतलब लोग कह रहे हैं कि जब हम कहेंगे कि हमारे हमारा राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, यानी कि हमें क्या कहते हैं कि हमें शिक्षा पाने का अधिकार है, हमें एजुकेशन पाने का अधिकार है, हमारा राइट है एजुकेशन पाने का। तो हम स्टेट से कह रहे होते हैं कि आप ऐसे कुछ प्रोविजन, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, हम गवर्नमेंट से कह रहे होते हैं कि आप कुछ ऐसा प्रोविजन बनाओ, आप कुछ ऐसा प्रोविजन बनाओ जिसकी वजह से हमें राइट्स मिल सके। तो फिर देखो आर्टिकल नंबर 21 आया ना, आर्टिकल नंबर 21 ए, आर्टिकल नंबर 21 ए में क्या मेंशन है कि 6 से लेकर के 14 ईयर्स के बच्चों को, वो कहीं भी किसी भी जाति धर्म किसी भी कहीं के भी हो, हाँ 6 से लेकर के 14 ईयर्स के जो भी बच्चे होंगे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किनके बच्चों को, हाँ कंपलसरी एजुकेशन कितने साल के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को। आर्टिकल नंबर 21 ये आया है। यानी कि कुल मिलाकर के जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, ये राइट टू एजुकेशन ही है, आर्टिकल नंबर 21 ये की बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन है। ओके, अभी मैं बोल रहा था भैया कि समझने वाली बात यह है कि जब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन या किसी भी राइट की डिमांड करते हैं, किसी भी राइट की डिमांड करते हो, आप सोचते हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, आप सोचते हो कि राइट, हाँ हाँ राइट टू लाइवलीहुड, जितनी भी चीजें होती हैं आप हमेशा किससे एक्सपेक्ट करते हो, डिमांड से। जब आप सोचते हो कि जब आप बात करते हो राइट टू लाइफ, जब आप बात करते हो कि राइट टू लाइफ, जब राइट टू राइट का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाएगी, गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाएगी जिसकी वजह से वो हमें प्रोटेक्ट करेगी, वो हमें प्रोटेक्ट करेगी बाकी चीजों से। राइट टू लाइफ का मतलब तो यही हुआ, राइट टू लाइफ का मतलब क्या हुआ, वो जो गवर्नमेंट होगी हमें इंजरीज से, हमें क्या कहते हैं कि बाकी दुनिया से हमें प्रोटेक्ट करेगी। जब हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं राइट टू लाइफ की, राइट टू लाइफ का मतलब क्या हुआ, राइट टू लाइफ का मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें खुद, गवर्नमेंट भी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट खुद तो हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी ही करेगी, हाँ, और बाकी लोगों से भी, मतलब कि गवर्नमेंट हमारी लाइफ को हमसे छीन नहीं पाएगी, उसके अलावा भी वो हमें बाकी दुनिया से हमारे राइट को प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करेगी, हमारी लाइफ को बाकी लोगों से भी प्रोटेक्ट करेगी। इसका मतलब समझ में है कि नहीं। यानी कि जब भी हम बात करते हैं राइट्स की तो हम सोचते हैं कि स्टेट से हमारा डिमांड है, लेकिन क्या केवल और केवल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, लेकिन क्या केवल और केवल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, नहीं, समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए जब राइट टू एजुकेशन में, हालांकि मैंने बताया कि नेसेसरी स्टेप्स किसको लेने चाहिए, नेसेसरी स्टेप्स किसको लेने चाहिए, स्टेट को लेने चाहिए, नेसेसरी स्टेप्स किसको लेने चाहिए, स्टेट को लेने चाहिए, प्रोविजंस किसको बनाना चाहिए, स्टेट को बनाना चाहिए, बट इसके अलावा सोसाइटी भी क्या कर सकती है, सोसाइटी भी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को देखते हुए सोसाइटी भी अपना, अपने आप को मतलब कि अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है, सोसाइटी भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। हाँ मैंने जैसे कि बताया कि स्टेट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, स्टेट को प्रोविजंस ऐसे बनाने ही चाहिए कि लोगों को एजुकेशन मिल सके, स्टेट को भी ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए जिसकी वजह से लोगों को एजुकेशन मिल सके। बट बट इसके अलावा भी समझना है कि डिफरेंट ग्रुप्स में ओपन स्कूल्स अलग अलग, हाँ इसके अलावा सोसाइटी भी अपना कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में, सोसाइटी भी अपना कंट्रीब्यूशन राइट टू लाइफ में, सोसाइटी भी अपना एक्सप्रेशन के कहते हैं किसमें, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में, सब जगह पे सोसाइटी भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है, केवल और केवल स्टेट ही नहीं, हाँ केवल और केवल स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। साथ में यहाँ पे समझने वाली बात है कि वही मैं यहाँ पे बताया कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो स्कूल ओपन कर सकते हैं, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जितने भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ ऑल क्लासेस, मतलब कि किसी भी ग्रुप के बच्चे, किसी भी धर्म के बच्चे, किसी भी जाति के बच्चे एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। ठीक है,
ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, स्टेट के। कितना बात समझ में आया, नहीं समझ में? ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए तो राइट्स क्या है, राइट्स जो है वो ऑब्लिगेशंस है स्टेट के ऊपर। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो राइट्स क्या है, अगर मैं बात करूँ राइट्स क्या है, तो ऑब्लिगेशंस ऑन दी स्टेट्स। क्या राइट्स जो है वो क्या है, राइट्स आर दी ऑब्लिगेशन ऑन दी, हाँ, या अपॉन दी स्टेट्स, राइट्स और दी ऑब्लिगेशन ऑन दी स्टेट्स। राइट्स क्या होते हैं, ये ऑब्लिगेशन है। राइट्स क्या होते हैं, ये ऑब्लिगेशन है किसके ऊपर, किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, स्टेट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, स्टेट के ऊपर, ताकि वो क्या करते थे, ताकि वो क्या कहते हैं कि टू एक्ट इन सर्टेन वेज। यानी कि राइट्स का नया पॉइंट आ गया कि ये क्या है, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब आपको पता होगा कि ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि ये काम करना ही पड़ेगा, मतलब कि गवर्नमेंट को ये चीजें करनी ही पड़ेगी। तो राइट्स का, राइट्स क्या होते हैं, ये ऑब्लिगेशन है किसके ऊपर, स्टेट्स के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर, कि आपको ऐसे काम करना ही होगा, इतने ऐसे काम करना ही होगा। ठीक है। और हर राइट, हर राइट, ध्यान रखना ना, हर राइट बताता है गवर्नमेंट को क्या करना है क्या नहीं। तो ईच राइट इंडिकेट्स, हाँ, हर राइट ये बताते हैं, हाँ, हर राइट ये बताता है कि किसको, मतलब कि किसको क्या, गवर्नमेंट को व्हाट स्टेट्स मस्ट डू, स्टेट मस्ट डू एज वेल एज व्हाट इट मस्ट नॉट डू। मतलब कि देखो, राइट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट को ये भी बताते हैं, राइट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट को ये भी बताते हैं कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। और यहाँ पे ध्यान रख लो, मस्ट डू लिखा हुआ है, मतलब करना जरूरी है। मतलब गवर्नमेंट को करने के लिए क्या करना जरूरी है ये भी बताते हैं, और क्या नहीं करना है ये भी बताते हैं। हाँ, ठीक है। क्या करना है गवर्नमेंट को ये भी बताते हैं, और क्या नहीं करना है ये भी बताते हैं। इतना बात समझ में है, लिखा हुआ है ईच राइट इंडिकेट्स व्हाट स्टेट्स मस्ट डू एज वेल एज इट मस्ट नॉट डू। क्या स्टेट को करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें। जैसे यहाँ पे देखो, माई राइट टू लाइफ ओब्लाइजेस द स्टेट टू मेक लॉज। यानी कि जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, जो राइट टू लाइफ का एग्जांपल है, मैंने अभी बता रहा था, इसमें स्टेट को ये ओब्लाइज करता है, मतलब स्टेट का ये दायित्व है, स्टेट का राइट मतलब गवर्नमेंट की दायित्व है कि वो ऐसे लॉ बनाए, वो ऐसे लॉ बनाए जो हमें इंजरी से, कोई हमें इंजरी ना कर पाए, कोई हमें हानि ना पहुंचा पाए, उस तरह के लॉ बनाए। ठीक है, ऐसे लॉ बनाए जिसकी वजह से बाकियों की, बाकियों से हमें ये प्रोटेक्ट करे, बाकियों से हमें प्रोटेक्ट करे। ठीक है। यानी कि इट कॉल्स अपॉन द स्टेट टू पनिश दोज हु हर्ट मी और हार्म मी। यानी कि कोई भी अगर मुझे मारने की कोशिश करता है या कोई मुझे हार्म करने की कोशिश करता है, तो गवर्नमेंट उसे या स्टेट उसे वो पनिश करेगी, उसे स्टेट क्या करेगी, पनिश करेगी। इतना बात समझ में? इफ अ सोसाइटी फील्स दैट राइट टू लाइफ मीन राइट टू अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, it expects the state to pursue policies to provide for clean environment। यानी कि पहला चीज तो आपको समझ में आ गया कि हमने बताया कि राइट टू लाइफ, यानी कि जो राइट्स होते हैं वो ऑब्लिगेशंस होते हैं स्टेट्स के ऊपर, कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक प्रकार से ये बताते हैं गवर्नमेंट को। यानी कि वो क्या बताते हैं स्टेट को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल हमने राइट टू लाइफ का पढ़ लिया, फिर उसके बाद में जब हम बात करते हैं कि राइट टू लाइफ का मतलब ये भी तो हुआ, राइट टू लाइफ का मतलब ये हुआ कि हमें गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। ऐसा नहीं कि हमारी सांस चलते रहे और क्या कहते हैं कि हमें एकदम क्या कहते हैं कि बस हमने जिंदा रख रखा है, कमरे में बंद कर दिया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खाना भी नहीं मिल रहा है सही से, साफ खाना नहीं मिल रहा है एकदम, हाँ, कूड़े में पड़ा हुआ खाना खाना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो राइट टू लाइफ नहीं, राइट टू लाइफ का मतलब गुड, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब हुआ कि आपको क्लीन एयर मिले, क्लीन वाटर मिले, ठीक है, ताकि आप हेल्दी लाइफ जी सकें। तो इस हेल्दी लाइफ को जीने के लिए भी, यानी कि हमारे, तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट को क्या करना पड़ेगा, स्टेट को क्या करना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हमारा क्लीन रहे, एनवायरनमेंट हमारा क्लीन रहे,
और ताकि और हम और भी ऐसे कंडीशन जो हमारे हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है, उन सब पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि माई राइट्स हियर प्लेसेस सर्टेन ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन सर्टेन। यानी कि कुल मिलाकर के जो राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को बताते हैं, वो राइट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि भैया आपको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, राइट्स ये बताते हैं गवर्नमेंट को कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। अब बात करते हैं, राइट्स नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू। राइट केवल और केवल स्टेट को ये नहीं बताती कि उन्हें क्या करना है, क्या करना है, बट उनको ये भी बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना। उनको ये भी बताते हैं कि आपको किन चीजों में क्या कहते हैं कि, हाँ, उनको तो ये तो बताते ही बताते हैं कि आपको क्या करना है। उनको तो ये बताते ही बताते हैं कि क्या करना है। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि क्या कुछ नहीं करना है। देखो लिखा हुआ है, स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। पीछे भी यही बात बताई थी। माई राइट टू लिबर्टी एज अ पर्सन फॉर इंस्टांस सजेस्ट दैट स्टेट मस्ट नॉट इम्प्लाई द अरेस्ट मी। यानी कि जो राइट टू लिबर्टी। अब बात करते हैं राइट टू लिबर्टी। जैसे राइट टू लाइफ वाली बात की थी, वैसे ही राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी ये बताती है कि स्टेट हमें अरेस्ट नहीं कर सकती, स्टेट हमें अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट एनी रीजन। हाँ, यानी कि स्टेट कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी इट्स ऑन, मतलब कि वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें अरेस्ट नहीं कर सकती। मतलब स्टेट हमारे अपनी इच्छा के अनुसार हमें अरेस्ट नहीं करती। ये किसके अकॉर्डिंग? राइट टू लिबर्टी के अकॉर्डिंग। राइट टू लिबर्टी हमें क्या कहते हैं कि राइट टू लिबर्टी के अकॉर्डिंग स्टेट हमें अरेस्ट नहीं कर सकती। ये स्टेट कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी ऑन इट्स ओन विल इफ इट विशेस टू पुट मी इन बिहाइंड बार। अगर उसको हमें जेल के पीछे रखना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस एक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। उसको उस एक्शन के बारे में क्या कहते हैं कि हमें क्या कहते हैं कि वो बताना पड़ेगा कि ये सही बात हमने इसलिए उसको क्या कहते हैं कि अगर हमने किस मतलब कि अगर मैंने सीधी सी बात बोली कि सिंपली अब मैं ऐसे घूमते मतलब कि सड़क पे घूमते जा रहा हूँ, अचानक से पुलिस आती है। अचानक से पुलिस आती है और हमारे हाथों में हथकड़ी पहना करके कहती है कि चलो आप जेल। तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार हमें अरेस्ट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार हमें अरेस्ट नहीं करती। ये कौन बताता है? राइट टू लिबर्टी बताता है। कौन बताता है? राइट टू लिबर्टी बताता है। फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर वो हमें बिहाइंड द बार्स रखना चाहती है, अगर हमें वो जेल की सलाखों के पीछे रखना ही चाहती है, तो उसको वो सही ठहराना पड़ेगा कि अच्छा हम ऐसा क्यों करें। उसको ये बातें सही ठहरानी पड़ेगी कि अच्छा वो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाह रही है। तो उसको उसको बातें को समझाना पड़ेगा। इट मस्ट गिव रीजन टू कर्टेनिंग माई लिबर्टी। कर्टेलिंग का मतलब होता है, कर्टेलिंग का मतलब होता है हटाना या कम करना। हाँ, और कर्टेलिंग का मतलब क्या होता है? कट हटाना या कम करना होता है। ठीक है, कर्टोलिंग का मतलब होता है कम करना। यानी कि गवर्नमेंट को इसके लिए कोर्ट में, जुडिशियल कोर्ट के सामने ये बताना पड़ेगा कि हमारी वो लिबर्टी में वो कटौती क्यों करना चाहती है। हाँ, उसको उस रीजन को बताना पड़ेगा कि वो हमें अरेस्ट क्यों करना चाहती है। उसके रीजन को उसको कोर्ट में बताना पड़ेगा। दिस इज वाई द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। इसी वजह से क्या होता है कि पहले ही जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है, पुलिस किसी को अरेस्ट करना चाहती है, तो उसके सामने अरेस्ट वारंट लेकर क्या लेकर के जाती है? अरेस्ट वारंट लेकर के जाती है। ठीक है, यानी कि इससे पता चलता है कि माई राइट्स दस प्लेस सर्टेन कंस्ट्रेंट्स अपॉन द स्टेट एक्ट। यानी कि जो राइट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं स्टेट्स के ऊपर। यानी कि स्टेट्स के ऊपर जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो ध्यान रखना कि कुछ कंस्ट्रेंट्स राइट्स लगा सकते हैं इसके ऊपर, स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, इतना बात समझ में आई नहीं समझ में? अगला, टू पुट इट अनदर वे, जो अभी हमने पढ़ा उसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ टू पुट इट अनदर वे का मतलब ये होता है, जब हम बोलते हैं टू पुट इट अनदर वे, इसका मतलब होता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए। ठीक है, या दूसरे तरीके से हम इसको समझे तो क्या हो रहा है? आर राइट्स इंश्योर दैट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज विदाउट वायलेटिंग द सेंसिटिव ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। यानी कि जो राज्य होते हैं, यानी कि राज्य मतलब स्टेट जो है, स्टेट को क्या करना चाहिए कि स्टेट को काम करे अपना। हाँ, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज, वो अपना काम करे, बट विदाउट वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। यानी कि किसी सैंक्टिटी का मतलब होता है, सैंक्टिटी का मतलब होता है मर्यादा। ठीक है, सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? मर्यादा। यानी कि इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी की मर्यादा को कोई उल्लंघन ना हो और अपना वो काम करे, गवर्नमेंट अपना काम करे, लेकिन किसी के इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी का क्या ना करे,
उसके क्या कहते हैं उल्लंघन ना हो, किसी भी उसका क्या कहते हैं कि वायलेशन ना हो, किसका, इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी का क्या कहते हैं कि वायलेशन ना हो, इस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। द स्टेट में भी सॉवरेन अथॉरिटी, हम मानते हैं कि स्टेट क्या है, एक सॉवरेन अथॉरिटी। जब हम बात करते हैं सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है भैया, जब हम बात करते हैं सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है इससे ऊपर कोई नहीं, यानी कि डिसीजन लेना इसी का काम है, ठीक है। जब हम सॉवरेन की बात करते हैं, कोई भी चीज सॉवरेन तब होता है जब वो खुद से अपना डिसीजन ले सकता है, ठीक है। कोई भी चीज सॉवरेन कब होता है, जब वो खुद से अपना डिसीजन ले सकता हो, तो उसे बोलते हैं सॉवरेन। हाँ, द सॉवरेन अथॉरिटी द लॉज इट मेक्स मे बी इन्फोर्स्ड विद फोर्स, यानी कि, और देखो, क्योंकि स्टेट क्या होता है, एक सॉवरेन अथॉरिटी होती है, यानी कि ये अपने लॉज जो है उसको ये इन्फोर्स, हाँ, इसको लागू कैसे कर सकती है, इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। वो अपने लॉ को लागू कर सकती है, किसके थ्रू लागू कर सकती है, फोर्स के थ्रू लागू कर सकती है। बट सॉवरेन स्टेट एग्जिस्ट नॉट फॉर इट्स ओन सेक। जो सॉवरेन स्टेट होते हैं वो क्या केवल अपने वजह से एग्जिस्ट में होते हैं क्या, केवल और केवल अपने लिए एग्जिस्ट होते हैं क्या, नहीं, वो इंडिविजुअल्स की भलाई के लिए ही तो होते हैं। जो सॉवरेन स्टेट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इंडिविजुअल भलाई के लिए ही तो होते हैं। जो सॉवरेन स्टेट होते हैं, क्या वो अपने लिए होते हैं क्या, क्या वो अपने लिए होते हैं क्या, नहीं, वो लोगों के लिए होते हैं। जो सॉवरेन स्टेट बने होते हैं वो लोगों के लिए होते हैं, यानी कि इट इज द पीपल हु मैटर मोर एंड इट इज दियर विल बीइंग, हाँ, वेल बीइंग दैट मस्ट बी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट इन द पावर। यानी कि जो गवर्नमेंट जो पावर में होगी, उसके लिए लोगों की भलाई करना ही अच्छी बात है, उसके लिए लोगों को अच्छी, मतलब कि कोई भी सॉवरेन स्टेट होगा वो लोगों के लिए काम करेगी, वो लोगों के लिए ही तो बनी होती है। जब वो लोगों के लिए बनी होती है, तो यानी कि जो पीपल होते हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं, वो ज्यादा मैटर करते हैं, उनके वेलबींग, लोगों की भलाई ज्यादा मैटर करती है गवर्नमेंट। ठीक है, इतना बात समझ में आई नहीं तुम्हें, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो जो गवर्नमेंट होती है उनको उसी के लिए काम करना पड़ता है। द रूलर्स आर अकाउंटेबल फॉर दियर एक्शंस, मस्ट नॉट फॉरगेट द लॉ एग्जिस्ट टू इंश्योर द गुड ऑफ द पीपल। यानी कि ध्यान में रख लो, जितने भी, याद करो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो जो जितने भी जो लीडर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमेशा अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, जो भी वो काम करके लिए होते हैं उसके लिए वो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उसके लिए वो जवाबदेही होते हैं, उनके लिए उनको जवाबदेह होना पड़ता है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह, यानी कि इनको जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड मस्ट नॉट फॉरगेट द लॉ एग्जिस्ट टू इंश्योर द गुड लाइफ। तो और उनको उस लॉ को नहीं भूलना चाहिए, उस लॉ को नहीं भूलना चाहिए कि जो, मतलब इस बातों को नहीं भूलना चाहिए कि कानून जो बने होते हैं, कानून किस लिए बनाए होते हैं, लोगों की भलाई करने के लिए होते हैं, ना कि कानून जो होते हैं लोगों को सताने के लिए नहीं बने होते। कानून जो होते हैं लोगों की भलाई के लिए बने होते हैं। ठीक है। अब तक उम्मीद करता है कि जहां तक हमने पढ़ा ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, हम उन क्वेश्चंस की बात, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई राइट्स आर वाई राइट्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। राइट्स क्यों नेसेसरी हैं इंडिविजुअल के लिए, डेवलपमेंट के, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। तो राइट्स क्यों नेसेसरी हैं इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहला चीज हमने बताया था कि जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये सपोर्टिव कंडीशंस जब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, राइट्स क्रिएट, जितने भी राइट्स होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, राइट्स क्रिएट सपोर्टिव कंडीशंस, सपोर्टिव कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल एज, ठीक है, दे क्रिएट नेसेसरी कंडीशन टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। तो देखो, तो राइट्स जो होते हैं भाई,
वो क्या होते हैं, पहला चीज तो वो सपोर्टिव कंडीशंस जनरेट करते हैं। वो क्या क्रिएट करते हैं, सपोर्टिव कंडीशंस क्रिएट करते हैं ताकि लोग अपने जो भी वो चाहते हैं उसको वो पूरा कर सकें। वो क्या कर सकते हैं, अपना पूरा कर सकें। ठीक है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, बेसिक राइट। ठीक है, फुलफिल द रिक्वायरमेंट, फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच मिलता है ना, एक्सप्रेशन एंड स्पीच, जिसकी वजह से लोग अपने आइडिया को क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से लोग अपने आइडिया को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, सो दैट आइडियाज कुड बी emerged, आइडियाज कुड बी emerged थ्रू इंटेलिजेंस, थ्रू इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के थ्रू क्या हो जाए, आइडियाज क्या हो सकते हैं, emerge हो सके। तो इसकी बात आ जाती है। फिर अगला आ जाता है, इसी में तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स ग्रांट अपॉर्चुनिटी, फंडामेंटल राइट्स ग्रांट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरी इंडिविजुअल टू possess any profession as per one's choice। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या होते हैं कि सबको अपॉर्चुनिटी भी दे देते हैं कि वो अपने अनुसार काम कर सकें। फंडामेंटल सबको क्या कहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम अपने आप से काम कर सको, जो तुम्हें काम करना है वो काम कर सको। आपको फंडामेंटल राइट्स या राइट्स क्या देते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, आप अपने ओपिनियंस को बता सको। कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में अगर हम ये तीन पॉइंट लिख देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि राइट्स क्यों नेसेसरी है किसी भी लोगों के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमने बता दिया, पहले ये दो पॉइंट बता दिए कि राइट्स क्यों नेसेसरी है, क्या, ताकि ये सपोर्टिव कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरे में हमने बता दिया कि आपके रिक्वायरमेंट को आपके एक्सप्रेशन के थ्रू, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच जो होता है वो आपके थॉट को, यानी कि आपके थॉट को इंटेलिजेंस के थ्रू निकालता है, बताता है। और फिर तीसरा पॉइंट हमने बता दिया कि जो राइट्स होते हैं वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग से काम कर सकें, हम अपने अकॉर्डिंग से काम कर सकें। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली, ये सारी बातें हमने कर ली। फिर इसके बाद में क्या होता है कि एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन अगला आता है। क्वेश्चन ये पेपर में हो सकता है, क्या हो सकता है कि राइट्स प्लेस सम लिमिट्स, राइट्स क्या होते हैं, कुछ लिमिट्स लगाते हैं, सम लिमिट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, अथॉरिटी ऑफ स्टेट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अभी मैंने बताया था, ये पूरा पूरा ये बात बताया था कि स्टेट के ऊपर कैसे वो लगा रही है, लिमिट लगा रही है। ये वाला जो एग्जांपल बताया था आपको, यहाँ पे लिखा भी है कि राइट्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि स्टेट के ऊपर में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं कि ये देखो लिखा हुआ है, आर राइट्स इंश्योर दैट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट इज एक्सरसाइज विदाउट, स्टेट काम करे विदाउट वायलेटिंग द सेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ एंड लिबर्टी को क्या कहते हैं कि बिना छीने हुए ही क्या करें, कि क्या कहते हैं, काम करें। ठीक है, द स्टेट में भी सॉवरेन अथॉरिटी, स्टेट है सॉवरेन अथॉरिटी, लेकिन क्या कहते हैं कि हो सकता है कि वो लॉ जो बनाए उसको इन्फोर्स कराए। तो इसकी वजह से, तो यानी कि इसमें हम ये वाला एग्जाम्पल भी दे देंगे, ये वाला एग्जाम्पल दे देंगे कि जो राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी यानी कि जब राइट्स हमें, जब हमें ये, हम अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, अगर हमें ये कहते हैं कि अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है तो उसके लिए क्या होगा, अरेस्ट वारंट होना चाहिए, अरेस्ट वारंट होना चाहिए। और हमारे
हमारे अरेस्ट के एक्शन को उसको सही ठहराना पड़ेगा। हमारे अरेस्ट के एक्शन को उसको क्या करना पड़ेगा, सही ठहराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। यानी कि यहाँ पे हम एग्जांपल ये बता देंगे कि राइट केवल क्या, राइट जो ऐसे होते हैं, जो क्या जो राइट्स होते हैं वो केवल इस बात को डिपेंड करते हैं क्या, कि मतलब केवल और केवल ये दिखाना चाहते हैं कि राइट्स केवल ये बताते हैं कि स्टेट क्या कर सकती है। राइट्स केवल क्या ये बताते हैं क्या कि स्टेट क्या कर सकती है? नहीं, राइट्स ये भी बताती है कि स्टेट क्या नहीं कर सकती। ठीक है, राइट्स ये भी बताती है कि स्टेट क्या नहीं कर सकती, और उनको ऐसे लॉ बनाने पड़ेंगे, ऐसे लॉ बनानेंगे। इसमें जो 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 एग्जाम्पल, ये जो 3 पॉइंट लिखे थे, कौन कौन से 3 पैराग्राफ थे? ये वाला पैराग्राफ जो बताया था, राइट नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट स्टेट मस्ट डू, बट ये भी बताता है कि स्टेट को क्या नहीं करना है। तो यानी कि एक प्रकार से लिमिटेशन लगा दिया ना, क्या नहीं करना है। हाँ, तो जैसे कि हमने बताया था राइट टू लिबर्टी, कि हमें वो अरेस्ट नहीं कर सकते अपने विल के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर उनको अरेस्ट करना होगा तो उसको सही रीजन देना पड़ेगा। फिर हमने बताया कि हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको पॉलिसी बनानी चाहिए, हमें एजुकेशन देने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये है, तो इसके आंसर में हम ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कि राइट्स जो जो गवर्नमेंट होती है या जो कानून होते हैं वो इसलिए बनाए गए होते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, ना कि लोगों को सताने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। बाकी जो बचा हुआ चैप्टर वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।